रुद्रपुर हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा था। सूरज की किरणें जंगल की घनी छतरी को भेद कर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। रातें इतनी सन्नाटेदार थीं कि हवा की हर सनसनाहट डर पैदा करती थी। गांव के लोग सादगी से जीते थे, लेकिन उनके मन में एक अनजाना डर हमेशा बना रहता था। इस डर की जड़ थी जंगल में बने एक प्राचीन मंदिर की कहानियां, जहां एक रहस्यमय साधु और उसका हरा तोता रहता था। तोते की रक्त लाल आंखें और उसकी भविष्यवाणियां गांव वालों को बेचैन करती थी। लोग कहते थे कि वो साधारण पक्षी नहीं, बल्कि कोई जादुई प्राणी था। रुद्रपुर का इतिहास भी कम रहस्यमय नहीं था। सैकड़ों साल पहले इस गांव की रक्षा एक योद्धा राजकुमारी रक्षा ने की थी। रक्षा, जिसे लोग जंगल की रानी कहते थे, ने अपने साहस और जादुई शक्तियों से भयंकर राक्षस को हराया था। किंवदंती थी कि रक्षा ने अपनी आखिरी सांस में एक श्राप दिया था। उसकी तलवार, जिसे सत्य दृष्टि कहा जाता था, मंदिर में रखी थी और कहा जाता था कि वो तलवार सत्य को उजागर करती थी। लेकिन रक्षा की कहानी अब सिर्फ एक मिथक थी, जिसे गांव के बूढ़े रात में बच्चों को सुनाते थे। गांव के पास राजा विक्रमादित्य का भव्य महल था। राजा अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी रानी देवंती अपने रहस्यमय व्यवहार और चालाक मुस्कान के लिए जानी जाती थी। देवंती का अतीत एक रहस्य था। वो कभी रुद्रपुर की एक साधारण लड़की थी, जिसने अपनी चतुराई और सौंदर्य से राजा का दिल जीत लिया था। लेकिन गांव में फुसफुसाहट थी कि उसने अपने अतीत को छिपाने के लिए कई झूठ बोले थे। कुछ का मानना था कि वो उस साधु की शिष्या थी जिसने उसे जादुई मंत्र सिखाए थे। महल के मंत्री कालिदास एक चतुर और कुटिल व्यक्ति थे। उनकी निष्ठा पर हमेशा सवाल उठते थे। वो हमेशा सही समय पर सही बात कहकर राजा का भरोसा जीत लेते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो धोखे का संकेत देती थी। गांव में 3 दोस्त, केशव, विक्रम और लखन, अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। केशव एक संवेदनशील और डरपोक लड़का था, जो हर रहस्य को जानने की जिज्ञासा रखता था। विक्रम साहसी और थोड़ा घमंडी था, जो हर डर को हंसी में उड़ा देता था। लखन गंभीर और समझदार था, जो हमेशा अपने दोस्तों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन एक रात की घटना ने रुद्रपुर की शांति को चूर-चूर कर दिया। एक ठंडी अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक रहस्यमय सनसनाहट थी। केशव, विक्रम और लखन गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में ठंडक थी और पेड़ की टहनियां हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुना है कि साधु का तोता भविष्य देख सकता है। अगर हम उससे मिलें तो शायद हमारी जिंदगी का रास्ता बदल जाए। अरे केशव, तू भी इन बूढ़ों की कहानियों पर यकीन करता है? साधु, तोता, राक्षस, ये सब बस कहानियां हैं। तू डरपोक है बस। नहीं विक्रम, मेरे दादाजी ने बताया था कि वो तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसकी आंखों में जादू है और वो सत्य बोलता है। लेकिन जंगल में जाने का मतलब है रक्षा के श्राप और राक्षस से मुलाकात। तभी जंगल की ओर से एक तीखी चीख गूंजी। तीनों सहम गए। केशव का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपनी बाहें सीने से लपेट लीं। ये क्या था? शायद कोई जंगली जानवर। हमें डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। देखो वहां। उनके सामने से एक काली छाया तेजी से गुजरी। वो इतनी तेज थी कि कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। केशव ने डर से विक्रम का हाथ पकड़ लिया। हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन लखन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हम सुबह साधु से मिलने जाएंगे। अगर तोता सचमुच भविष्य बता सकता है तो हमें इसका सच जानना होगा।
तीनों ने तय किया कि वे अगली सुबह जंगल में जाएंगे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठ गया था। रात को सोते समय केशव ने एक सपना देखा। उसमें एक राक्षस उसका पीछा कर रहा था। उसका चेहरा डरावना था। तोते की आवाज गूंज रही थी, सच से डर मत, लेकिन धोखे से बच। केशव पसीने से भीगकर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। महल में राजा विक्रमादित्य, रानी देवंती और मंत्री कालिदास रात के भोजन पर बैठे थे। मेज पर सोने की थालियां चमक रही थीं, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव था। देवंती का चेहरा उदास था और वो बार बार खिड़की की ओर देख रही थी, जैसे कोई इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। देवंती, तुम आज कुछ परेशान सी हो, क्या बात है? कुछ नहीं मेरे स्वामी, बस जंगल की हवाएं आज कुछ बेचैन सी लग रही हैं। लेकिन देवंती का मन अशांत था। उसका अतीत उससे सता रहा था। वो रुद्रपुर की एक साधारण लड़की थी, जिसका परिवार गरीबी ने डूबा था। एक दिन जंगल में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई थी, जिसने उसे जादुई मंत्र और आकर्षण की शक्ति सिखाई थी। साधु ने कहा था, ये मंत्र तुम्हें शक्ति देंगे, लेकिन तुम्हें अपना अतीत हमेशा छिपाना होगा। अगर सत्य दृष्टि तलवार ने तुम्हारा सच देख लिया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। देवंती ने इन मंत्रों का उपयोग कर राजा को अपने वश में किया और रानी बन गई। लेकिन उसे डर था कि साधु का तोता उसका सच उजागर कर सकता है। महाराज, मुझे खबर मिली है कि गांव के कुछ लोग जंगल में साधु से मिलने की योजना बना रहे हैं। क्या ये ठीक है कि लोग उस जादूगर के पास जाएं? साधु एकांतवासी है, लोग उससे डरते हैं। फिर भी अगर कोई उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो हमें सावधान रहना होगा। कालिदास, तुम इसकी जांच करो। कालिदास ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कोई गुप्त योजना बना रहा हो। रानी देवंती ने चुपके से कालिदास की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उनके बीच एक गुप्त समझौता था। कालिदास को देवंती के अतीत का राज पता था और वह इसका फायदा उठाने की योजना बना रहा था। रात ढलने से पहले कालिदास ने एक गुप्त संदेशवाहक को जंगल की ओर भेजा। उसने संदेशवाहक को कुछ निर्देश दिए और कहा, ये काम चुपके से करना, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। संदेशवाहक ने सिर हिलाया और जंगल की ओर निकल गया। अगली सुबह केशव, विक्रम और लखन जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं और हर कदम पर अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। हवा में एक सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। ये जंगल ठीक नहीं है। क्या तुमने रक्षा की कहानी नहीं सुनी? उसने राक्षस को हराया था, लेकिन उसका श्राप अभी भी जंगल में है। अब पीछे नहीं हटना केशव, तूने ही तो हमें यहाँ खींचा है। रक्षा की कहानी बस एक मिथक है। चुप रहो दोनों। रक्षा कोई मिथक नहीं थी। मेरे दादाजी ने बताया था कि उसकी तलवार सत्य दृष्टि अभी भी मंदिर में है। वो तलवार सच को उजागर करती है। सुनो, कोई आवाज आ रही है। वे रुक गए। दूर से एक मधुर स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। वे उस दिशा में बढ़े और एक पुराने खंडित मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर रक्षा की कहानियां उकेरी गई थीं। उसकी तलवार, राक्षस और उसका बलिदान। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। उसके कंधे पर एक हरा तोता बैठा था, जिसकी आंखें रक्त लाल चमक रही थीं। कौन हो तुम? इस पवित्र स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुम रक्षा के श्राप को चुनौती देने आए हो? महात्मा, हम आपके तोते के बारे में सुनकर आए हैं। क्या ये सच है कि ये भविष्य बता सकता है? मेरा तोता सत्य बोलता है, लेकिन सत्य सुनने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है।
रक्षा की तलवार इस मंदिर में है और वो हर झूठ को काट देती है। बोलो, तुम क्या जानना चाहते हो? हमें बताइए, हमारा भविष्य क्या है? तोते ने अचानक अपनी चोंच खोली और कहा, तीनों में से एक की मृत्यु आज रात हो जाएगी। तीनों स्तब्ध रह गए। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ और अपने कर्मों का हिसाब करो। सत्य से भागना व्यर्थ है। रक्षा का श्राप अभी भी जीवित है। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, तोते ने फिर बोला, विश्वासघात तुम्हारे बीच है। केशव और विक्रम ने एक दूसरे की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। लखन ने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच तनाव बढ़ गया। जंगल से बाहर निकलते समय केशव ने देखा कि विक्रम के पास एक छोटा सा तावीज था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। विक्रम, ये ताबीज कहाँ से लिया तूने? ये मेरी माँ ने दिया था। लेकिन केशव को यकीन नहीं हुआ। उसने लखन की ओर देखा, जो चुपचाप चल रहा था। वापस गांव लौटते समय तीनों दोस्तों के बीच बहस छिड़ गई। ये तोता झूठ बोल रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई मरेगा तो वो तू होगा केशव। तूने ही तो हमें इस मुसीबत में डाला है। चुप रहो तुम दोनों। हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय इस रहस्य को सुलझाना होगा। लेकिन उस रात गांव में एक भयानक घटना घटी। सुबह जब लोग जागे तो लखन अपने घर के बाहर मृत पाया गया। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसके गले पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबोच लिया हो। गांव में हड़कंप मच गया। ये कैसे हो गया? तोते की बात सच थी। किसी ने हमें डराने के लिए ये किया। मुझे लगता है ये राक्षस का काम है। लेकिन केशव को विक्रम पर शक हो रहा था। तूने ही तो कहा था कि लखन मरेगा। तुझे कैसे पता था? तू मुझे इल्जाम लगा रहा है? तूने ही तो हमें जंगल जाने के लिए उकसाया था। दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और गांव के लोग भी इस हत्या से डर गए। कुछ ने साधु को दोषी ठहराया तो कुछ ने रक्षा के श्राप और राक्षस की बात की। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि साधु का तोता एक श्राप है। लखन की मृत्यु की खबर महल तक पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत जांच के आदेश दिए। कालिदास को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई। कालिदास, मुझे सच चाहिए। ये कोई साधारण हत्या नहीं है। गांव में डर फैल रहा है। महाराज, मुझे शक है कि ये साधु और उसके तोते की करतूत है। वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। शायद महाराज, ये रक्षा के श्राप का काम है। जंगल में कुछ तो गड़बड़ है। देवंती का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था कि साधु का तोता उसके अतीत का राज खोल देगा। उसने कालिदास को इशारा किया कि साधु को जल्द से जल्द फंसाया जाए। कालिदास ने गांव में जाकर केशव और विक्रम से पूछताछ की। दोनों ने साधु और तोते की बात बताई, लेकिन कालिदास ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने राजा को सलाह दी कि साधु को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसी रात कालिदास ने चुपके से रानी देवंती से मुलाकात की। कालिदास, अगर तोता बोलता रहा तो मेरा अतीत सबके सामने आ जाएगा। हमें इसे चुप करना होगा। चिंता मत करो रानी। साधु को फंसाने के बाद तोता हमारे कब्जे में होगा। फिर हम उसकी शक्ति का उपयोग करेंगे। लेकिन उनकी बातचीत को एक सैनिक ने सुन लिया, जो गलती से वहां मौजूद था। उसने यह सब राजा को बताने की ठानी, लेकिन इससे पहले कि वो राजा तक पहुंचता, उसका शव जंगल में पाया गया। उसके गले पर वही अजीब निशान थे जो लखन के गले पर थे। साधु को महल में लाया गया। उसका तोता अब भी उसके कंधे पर था। राजा ने साधु से सवाल किया, क्या तुमने लखन की हत्या की और अब एक सैनिक की मौत? बोलो, सच क्या है? महाराज, मैंने कोई हत्या नहीं की। मेरा तोता केवल सत्य बोलता है। उसने जो कहा वो हो गया, लेकिन सत्य का कारण मैं नहीं,
बल्कि कोई और है। रक्षा की तलवार सत्य को देखती है। धोखा महल में है, धोखा जंगल में है, धोखा हर दिल में है। रानी देवंती ने तोते की ओर देखा और उसकी आंखों में डर की चमक थी। कालिदास ने जल्दी से कहा, ये तोता जादू टोना करता है, इसे मार देना चाहिए। लेकिन राजा ने तोते को मारने से मना कर दिया। उन्होंने साधु को कैद में डाल दिया और मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। उसी रात केशव और विक्रम ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर राक्षस की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे चुपके से जंगल में घुसे। वहां उन्हें एक गुफा मिली जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। विक्रम, मुझे डर लग रहा है। अब पीछे नहीं हट सकते। लखन के लिए हमें सच जानना होगा। गुफा के अंदर उन्हें एक विशालकाय आकृति दिखी जिसके चेहरे पर नकाब था। वो राक्षस जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आवाज इंसानी थी। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम भी सत्य जानना चाहते हो? हाँ, हमें बताओ लखन की मौत का राज क्या है? सत्य तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। जाओ और अपने महल में जवाब खोजो। लेकिन तभी केशव ने गुफा में एक चमकती हुई वस्तु देखी, एक चाकू जिस पर खून के निशान थे। उसने चुपके से चाकू उठा लिया और विक्रम को दिखाया। ये वही चाकू है जो लखन के पास था। विक्रम ने चाकू को ध्यान से देखा और कहा, हमें इसे राजा को दिखाना होगा। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, एक और छाया उनके सामने से गुजरी। केशव ने चीखते हुए कहा, वो राक्षस था। वापस गांव पहुंचते ही विक्रम ने केशव पर शक करना शुरू कर दिया। तूने चाकू क्यों छिपाया? क्या तूने ही लखन को मारा? तू मुझे बदनाम कर रहा है। तूने ही तो मुझे गुफा में अकेले छोड़ने की कोशिश की थी। राजा ने सभी को दरबार में बुलाया। रानी देवंती, कालिदास, साधु, केशव, विक्रम और गांव के लोग। मंदिर से रक्षा की तलवार सत्य दृष्टि भी लाई गई थी। उसकी चमक से पूरा दरबार रोशन था। आज इस रहस्य का अंत होगा। साधु, तुम्हारा तोता क्या कहता है? सत्य की खोज में धोखा छिपा है। रानी का अतीत, मंत्री की चाल और राक्षस का नकाब सब एक हैं। रानी देवंती अचानक हंसने लगी। तुम सब मूर्ख हो। मैंने ही लखन को मरवाया। वो मेरे अतीत को जान गया था। मैं एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन मैंने साधु की मदद से राजा को अपने वश में किया। लखन को ये पता चल गया था। देवंती, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कालिदास के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। हम साधु को बदनाम करना चाहते थे ताकि उसका तोता हमारे कब्जे में आ जाए। वो तोता भविष्य नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के रहस्य बोलता है। महाराज, ये झूठ है। लेकिन तभी साधु ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया। उसने सत्य दृष्टि तलवार को हवा में उठाया और उसकी चमक ने कालिदास को घेर लिया। सत्य दृष्टि झूठ को बर्दाश्त नहीं करती। बोल कालिदास। तूने ही राक्षस का नकाब पहना था। तूने ही लखन को मारा। कालिदास ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रानी देवंती ने भी अपनी गलती कबूल कर ली। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। केशव ने चिल्लाकर कहा, महाराज, विक्रम पर भी शक है। उसने मुझे गुफा में अकेले छोड़ने की कोशिश की थी। केशव, तू मुझे बदनाम कर रहा है। लेकिन तोते ने फिर बोला, सत्य में एक और परत है। गांव का एक बेटा अपने दोस्त का दुश्मन है। जांच में पता चला कि विक्रम ने लखन से जलन के कारण उसकी हत्या में कालिदास की मदद की थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, आपका भी एक सच है जो आपने छिपाया है।
आपने देवंती को रानी बनाया ये जानते हुए कि उसका अतीत संदिग्ध था। आपने गांव वालों से ये सच छिपाया क्योंकि आपको डर था कि आपकी साख पर दाग लगेगा। राजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हाँ, मुझे देवंती के अतीत के बारे में संदेह था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैंने अपने लोगों को धोखा दिया। राजा ने गांव वालों को दरबार में बुलाया। रानी देवंती, कालिदास और राजा ने एक साथ माफी मांगी। मेरे प्रिय प्रजा, मैंने आपका भरोसा तोड़ा। मैंने देवंती के अतीत को नजरअंदाज किया, जिसके कारण ये सब हुआ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गांव को खतरे में डाला। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने स्वार्थ के लिए धोखा दिया। मुझे सजा दो, लेकिन गांव को माफ कर दो। गांव वालों ने राजा, रानी और कालिदास की सच्चाई को देखकर उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल अभी भी था। राक्षस कौन था? रानी देवंती और कालिदास को सजा दी गई। विक्रम को भी उसके अपराध की सजा मिली। साधु को सम्मान के साथ जंगल में वापस भेज दिया गया। उसका तोता अब भी उसके कंधे पर था और उसकी आंखें अभी रहस्यमय थी। रुद्रपुर में शांति लौट आई, लेकिन राक्षस की कहानी अभी भी गांव में गूंजती थी। कुछ लोग कहते थे कि राक्षस कालिदास था, लेकिन कुछ का मानना था कि रक्षा का शाप अभी भी जंगल में जीवित है। एक रात केशव ने फिर से वही सपना देखा। राक्षस उसका पीछा कर रहा था और तोता कह रहा था, सच अभी बाकी है।